हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी रिसर्च सीरीज़ का 4th लेक्चर। ये लेक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जो लेक्चर में है हम टाइप ऑफ रिसर्च बताएंगे। तो एक बार चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन बताई गई हैं: डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल, फंडामेंटल अप्लाइड, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च। और अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च जो इनके अलावा जो रिसर्चेज हैं वो है मोटिवेशनल, एटीट्यूड और ओपिनियन, एक्शन, लॉन्गिट्यूडनल, सेरेंडिपिटी, मेडिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल। इनके अलावा भी और भी टाइप्स की रिसर्चेज होती हैं लेकिन क्योंकि ये लेक्चर बीएमएस स्टूडेंट के लिए है, इसलिए जितना भी बुक में दिया गया है या फिर जितना मैं यहाँ पर बता रही हूँ उतना बीएमएस स्टूडेंट के लिए काफ़ी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है उसमें पढ़ेंगे इट इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड। द मेजर पर्पज ऑफ दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन लेंगे जो जनगणना होती है, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। जनगणना में क्या होता है, आप एक गिनती करके आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चिल्ड्रन हैं, कितना किसकी जॉब है, किसकी नहीं है। ये आप जनगणना में मोस्टली डिस्क्राइब करते हैं या फिर आप अपने सर्वे में लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक: नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिनको जैसे एज हो गया, सेक्स हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, जिनको हम काउंट करें या फिर जिनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल को हम मेजरमेंट भी इसका नाम दे सकते हैं। तो वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं, जो वेरी होते रहें। तो इसमें वेरिएबल्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हमने जनगणना का लिया, अगर आप जनगणना करने जाते हैं या फिर जनगणना अगर होती है या फिर कोई सर्वे होता है, तो जो डाटा आपको सामने वाला प्रोवाइड करता है, जैसे आप किसी के घर पे जनगणना के लिए गए हैं और जो उस फैमिली ने आपको डाटा प्रोवाइड करा है, आप वही डाटा अपनी रिसर्च में लिखेंगे या फिर वही डाटा अपनी कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड करेंगे उसको। उस डाटा को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। मतलब उस घर में कितने मेल हैं वो एक वेरिएबल है, कितने फीमेल हैं वो वेरिएबल है, किसकी कितनी एज है वो भी वेरिएबल में ही आएगा। तो उस वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते, तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। सेकेंड है ओनली रिपोर्ट व्हाट हैपेंड एंड हैपनिंग। अब जो चीज़ जो चीज़ जनगणना में मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं, तो जो चीज़ चल रही है कि कितने मेल, कितने फीमेल, किसकी जॉब है, कितने चिल्ड्रन हैं, ये चीज़ जो है वो उस टाइम कितनी है, और आपका उस पर आपको रिपोर्ट में सिर्फ वही लिखना होता है कि क्या चीज़ चल रही है या क्या चीज़ हो चुकी है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, द प्रेफरेंसेज ऑफ पीपल्स एक्सेट्रा। आप एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा जनगणना का याद रखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए। The method used in this type are survey method of all type, that is comparative, correlational method, etc. कंपैरेटिव मेथड, जैसे अगर आप कि कोई चीज़ सर्वे कर रहे हैं, मान लीजिए जनगणना में ही अगर आप जनगणना कर रहे हैं, तो एक कंपैरिजन भी हो जाता है कि मेल फीमेल रेशो, जनगणना के बाद पता चलेगा कि मेल फीमेल रेशो कितना चल रहा है स्टेट में, कंट्री में, या फिर कोरिलेशन भी पता चल सकता है कि जो कोई भी स्टेट है वहाँ पे उसका कितने पढ़े लिखे लोग हैं या फिर कितने परसेंटेज ऑफ लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। तो एक कोरिलेशन हो गया कि कौन सी एरिया में आपके जो हैं लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं या फिर कहाँ पर आपको बेहतर सर्विसेज देने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही आ जाती है। फिर इसी का जो दूसरा है वो है एनालिटिकल रिसर्च। Researcher has to use fact or information which is already available and analyze those to make critical evaluation of material. अब जैसे आपने कहीं, इसका भी एग्जांपल हम जनगणना से ही लेंगे। जैसे आपने जनगणना करी, सर्वे हुआ, सारी काउंटिंग हो गई, वो हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव में कि आपने एक चीज़ डिस्क्राइब करके एक डॉक्यूमेंट लिख के रख दिया जनगणना का कि इतने मेल, इतने फीमेल, इतनी एज, इतनी जॉब, या फिर जो भी कुछ आपका फॉर्मेट है उसमें। फिर अब आप उसको एनालाइज करेंगे जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है। मान लीजिए आप कोविड ले लिया आपने, उससे पहले आपकी जनगणना हुई थी, तो हमें पता चला कि इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने 60 से ऊपर लोग हैं एज जो है, और 30 से 60 तक इतने एज ग्रुप के लोग, इतने नंबर्स हैं, और जो बच्चे हैं वो इतने नंबर हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम शुरू हुआ था वो उसके अकॉर्डिंग शुरू हुआ था कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। अबव 60 कितने लोग हैं, उनको कितनी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करी जाए या फिर मार्केट में कितनी वैक्सीनेशन दी जाए।
ताकि सबको वैक्सीनेशन लग सके। तो वो हो जाएगा हमारा एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्शन जो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद, उसके बाद किसी चीज़ को एनालाइज करना, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालाइज करना और उसको अपने इवैल्यूएशन करना मटेरियल का, उसको बोलेंगे हम एनालिटिकल रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल है, फंडामेंटल को प्योर और बेसिक रिसर्च दोनों बोलते हैं। इट मेनली कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। इट इज़ नथिंग बट गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज। इसमें हमने एग्जाम्पल जो मैं क्लासेस में देती हूँ वो देती हूँ न्यूटन का, जो ग्रेविटी का जो उसने फॉर्मूला दिया था, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उसने बताया था, उसका एग्जाम्पल मैं मेनली देती हूँ हमारे जो बेसिक या फिर प्योर या फंडामेंटल रिसर्च है। अब जो न्यूटन ने जो हमारे ये दिया थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, या फिर न्यूटन के जो लॉज हैं तीनों, वो उसने गैदर करी इन्फॉर्मेशन और उसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया और ये बता दिया कि उसकी 3 थ्योरीज थी या 3 लॉज हैं। अब उसको आगे यूज़ करना ना करना वो एक जो है हमारा अप्लाइड रिसर्च में आ जाएगा। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है, मतलब आपने एक प्योर या बेसिक थ्योरी आपने ला के रख दी है, उसके ऊपर आप आगे रिसर्च कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप न्यूटन से याद करके रख सकते हैं। इट एम्स एट फाइंडिंग आउट न्यू नॉलेज विच हैज़ मोर और लेस थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन यूज़। अब जो इसको यूज़ करना चाहता है वो उसके लिए वो बहुत अच्छे से भी यूज़ कर सकता है, और जो उसका यूज़ नहीं करना चाहता वो उसका यूज़ नहीं भी कर सकता है। With the help of this type of knowledge, researcher throws light on the past knowledge which is already given, but he can also give new direction or study the situation by different manner. न्यूटन का ही एग्जाम्पल लेंगे। उसने जो 3 लॉज दिए थे, उसको रिसर्चर जो है उन तीनों लॉज पे और काम कर सकता है, और रिसर्चेस हुई भी हैं और उन तीनों लॉज पे और काम हुए भी हैं। तो अगर उसमें कुछ नया मिलता है तो आप एक नई थ्योरी भी दे सकते हैं, और जो आपको जो पुराने लॉज हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। In Ayurvedic literature, especially in fundamental concept of sharir, that is anatomical and physiological aspect of human body, various terms are not simplified. Example, क्लोम और कला। जैसे क्लोम और कला के बारे में अच्छे से सिंप्लीफिकेशन नहीं दिया गया कि हम किस चीज़ को क्लोम बोलेंगे या फिर क्या चीज़ कला कही जाएगी। तो इसके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है कि एक आपका जो क्लोम है और कला है वो एक थ्योरी हो गई। मान लीजिए एक थ्योरी फॉर्म करके दे दी है कि क्लोम और कला है, ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करना कि क्लोम और कला किस चीज़ को कहेंगे, वो आ जाएगा हमारा अप्लाइड रिसर्च में। लेकिन क्लोम और कला लिख देना वो है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी या फिर फंडामेंटल, बेसिक या प्योर जो हमारी रिसर्च होगी वो। सो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वी कैन स्टडी दीज एस्पेक्ट्स एंड ड्रॉ ए कंक्लूजन विच में हेल्प टू सिंप्लीफाई द अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ दीज टर्म्स। द लिटरेचर रिसर्च इज बेसिक रिसर्च मॉड्यूल विच इज़ ऑलमोस्ट कॉमन इन अदर रिसर्च मॉड्यूल। किसी भी फील्ड में कोई भी रिसर्च अगर हो रही है तो जो लिटरेचर दिया गया है उस फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड हो या फिर मेडिकल की फील्ड हो, जो लिटरेचर हमें पहले से प्रोवाइड किया गया है उस लिटरेचर को ही हम फंडामेंटल, प्योर या बेसिक रिसर्च बोल सकते हैं, जो हमें पहले से लिखा हुआ मिला हुआ है। फिर उस पर जब हम काम करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा अप्लाइड रिसर्च भी बोल सकते हैं उसको, एम्पेरिकल भी बोल सकते हैं उसको, वो हम आगे पढ़ेंगे। अप्लाइड रिसर्च है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च। एम क्या है, टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा कोविड है। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके लिए, आपको जो भी प्रेजेंट प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए तुरंत आपको कोई एक्शन करना है या फिर तुरंत आपको उस पर रिसर्च करके उसका रिजल्ट देना है, उसको बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। दिस रिसर्च इज एम्ड एट सर्टेन कंक्लूजन। इसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकलता ही है। मान ली कोविड पे आपने कोई रिसर्च करी, कोविड जब हुआ था उसी टाइम रिसर्च शुरू हुई और उसी टाइम आपका कंक्लूजन निकल गया कि ये ड्रग काम कर रही है और ये ड्रग काम नहीं कर रही है। तो ये हो गया हमारा अप्लाइड रिसर्च। इन दिस materialistic एज मोर एंड मोर emphasis इज being placed ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ नॉलेज। तो जब अभी जो रिसर्चेज होती हैं उनका मेन जो काम है वो है कि वो प्रैक्टिकली हमारे काम आए। ऐसा नहीं कि कोई रिसर्च हो गई और उसको लिख के रख दिया, वो प्रैक्टिकल किसी भी यूज़ में नहीं आ पा रही हैं। The knowledge without practical relevance always get least priority and considers being secondary. Although the basic research give new aspect of knowledge, the applied research utilizes this knowledge for practical purpose. अब वही जो मैंने पहले बताया था, बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल या प्योर जो रिसर्च होती है वो हमारे लिटरेचर में लिखी गई होती है, या फिर कोई भी थ्योरी किसी ने बनाई हो और उसको लिख के रख दिया। पाइथागोरस थ्योरम हो, न्यूटन के लॉज हों, या फिर हमारे आयुर्वेद के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी लिटरेचर में मिलता है वो सारी फंडामेंटल, अप्लाइड और प्योर रिसर्च में आता है।
फंडामेंटल, प्योर और बेसिक रिसर्च में आता है। फिर उन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के किसी चीज़ को सॉल्व करना, न्यूटन के लॉज लगा के किसी चीज़ को सॉल्व करना, या फिर हमारे आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को यूज़ करना। तो उसके बाद जब उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, उन थ्योरीज को यूज़ करके जो रिसर्च होती है उसको बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च का मतलब ये भी होता है कि आप करंट सिचुएशन अगर जो आपकी चल रही है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन देना, वो भी अप्लाइड रिसर्च में आएगा। तो बेसिक रिसर्च हमें हर जगह यूज़ होगी, बेसिक के बाद ही आप अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं। दिस एरिया ऑफ द रिसर्च हैज़ पोटेंशियल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, फेसिंग अ सोशल और बिजनेस प्रॉब्लम, दस द सेंट्रल एम ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू डिस्कवर सॉल्यूशन फॉर सप्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी चल रही है फिलहाल, उसको सप्रेस करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। From the point of view of application, there are two broad categories of research, pure research and applied research. फिर दोबारा से देखिए, उनके बारे में बताया गया है प्योर और अप्लाइड रिसर्च के बारे में। प्योर रिसर्च involves developing and testing theories and hypotheses that are intellectually challenging to the researcher, but it may or may not have practical application at the present time or in the future. आप जो भी थ्योरी, मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम हो गई और या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद हो गए, क्या पता वो उस वक्त उन्होंने लिखे हों और वो तुरंत उस वक्त यूज़ में ना आए हों और वो आगे फ्यूचर में कभी यूज़ हुए हों, जैसे आज उन पर रिसर्च हो रही है तो वो अब फ्यूचर में काम आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपने फंडामेंटल रिसर्च तब लिख के, लिटरेचर में जो लिख के छोड़ दी गई फंडामेंटल रिसर्च, उन पर तब रिसर्च हुआ हो, उनका रिसर्च फ्यूचर में भी हो सकता है, उनका प्रैक्टिकल यूज़, या फिर तुरंत भी उनका प्रैक्टिकल यूज़ हो सकता है। The knowledge produced through pure research is sought in order to add to the existing body of research method. Applied research is done to solve specific practical questions for policy form। अब अप्लाइड रिसर्च के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले प्योर रिसर्च, फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च, प्योर, फंडामेंटल, बेसिक तीनों सिनोनिम्स हैं, तीनों एक ही रिसर्च हैं। फिर अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कोई भी आपका स्पेसिफिक है, जैसे आप कोविड का एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल्स लिख लीजिएगा हर रिसर्च के बारे में, ताकि आपको एग्जाम टाइम में याद रहे एग्जांपल से कि इसके बारे में लिखना क्या था। तो अप्लाइड रिसर्च जो है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अराइज हो रहा है उस टाइम पे, उसको सॉल्व करने के लिए आप अप्लाइड रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, कहीं किसी भी चीज़ की कोई पॉलिसी बनानी हो आपको, तो उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते, मतलब वो उस पर अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं। जैसे किसी कॉलेज में आपको कोई पॉलिसी बनानी हो तो आप तुरंत कॉलेज की मतलब क्या बोलते हैं, या तो आपको किसी भी टाइप की पॉलिसीज़, जैसे आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी कॉलेज में मेस बननी है बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग, अब उसकी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से देखा जाएगा, तो वो हो जाएगा कि आप तुरंत आपने कॉलेज की गर्ल्स और बॉयज़ की गिनती करेंगे, तो वो हो गया अप्लाइड रिसर्च, कि आपने तुरंत एक्शन लिया कि आपने गिनती करी दोनों की, बॉयज़ और गर्ल्स की, उसके हिसाब से आपने देखा कि मेस की कितनी ऑक्यूपेंसी होगी। फिर आप इसको बोलेंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन, या फिर किसी भी चीज़ को उसी टाइम फॉर्मुलेट करना। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमेना, इट कैन बी एक्सप्लोरेटरी बट इज़ यूजुअली डिस्क्रिप्टिव। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च अगर आपके पास पहले से है, मतलब आपके पास कोई थ्योरी है, कोई थ्योरम है, कोई लॉ है, कोई प्रिंसिपल है, उसके बाद आप उस चीज़ पे अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं। मोस्टली हमेशा बेसिक रिसर्च के बाद ही अप्लाइड रिसर्च की जाती है। Applied research can be carried out by academic or industrial institution. Often an academic institution such as university will have a specific applied research program funded by an industrial partner interested in that program. फिर आती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी का मतलब है गिनना किसी भी चीज़ की मेजरमेंट, और क्वालिटेटिव का मतलब है किसी भी चीज़ के गुण देखना। तो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अराउंड, किसी भी चीज़ को मेजर करना, गिनती करना, वो हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। इट इज़ अप्लाइड टू फिनोमेना विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखोगे कि शिशु मृत्यु दर जिसको बोलेंगे, वो है क्या, हम उसको गिनती कर सकते हैं उसकी, तो वो हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च है, इफ फाइंडिंग इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन कॉल्ड एज क्वालिटेटिव रिसर्च, इट इज़ कंसर्न विद क्वालिटेटिव फिनोमेना। इसमें मोस्टली हम लेते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, उनके लिए अपन क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे, या फिर जिस भी हम कोई भी सिम्टम, मान लीजिए अगर कोई पेन के साथ कोई आता है तो वो हो जाएगा क्वालिटी। कोई सियाटिका का अगर पेशेंट है और अगर वो उसको पेन है, ऑब्वियसली बात है पेन होगा, तो पेन की जो है वो हो जाएगी, पेन जो है वो है हमारी क्वालिटी।
तो उस चीज़ को मेंशन करना, पेन को मेंशन करना किसी पेशेंट की, या फिर अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके जो इंसोम्निया है या फिर उसको मूड डिसऑर्डर है, उस चीज़ को मेंशन करना, वो चीज़ होती है क्वालिटी, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। आप पेन को मेजर नहीं कर सकते, आप मूड डिसऑर्डर को मेजर नहीं कर सकते, आप इंसोम्निया को मेजर नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं लिख सकते कि इसको इंसोम्निया 2 है कि 3 है कि 4 है, ऐसे नहीं लिख सकते। उसी प्रकार से हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को लिख सकते हैं। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया कि 1000 में से 100, 1000 में से 5, ऐसे करके, तो वो हो गया हमारा, जिसको हम लिख सकते हैं क्वांटिटी में, वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव, और जिसको हम क्वालिटी द्वारा बताते हैं वो होता है हमारा क्वालिटेटिव। उसके बाद आता है कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल है, इट इज़ अ रिसर्च विच इज़ रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। इट इज़ यूजुअली यूज्ड बाय फिलोसोफर एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कंसेप्ट और टू री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वन। हमने पदार्थ विज्ञान में दर्शन पढ़े थे, तो दर्शन मतलब दार्शनिकों ने जो अपने अपने दर्शन बताए हैं वो कंसेप्चुअल रिसर्च में आते हैं। जिस तरीके से किसी को दुनिया, मतलब जैसे जैसे दार्शनिकों ने अपने तरीके से, अपने नज़रिए से दुनिया को देखा और अपना एक दर्शन का निर्माण करा, तो उसको बोलेंगे कंसेप्चुअल रिसर्च। तो ये मोस्टली फिलोसफर और थिंकर्स जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए करते हैं, या फिर जो कोई पुराना कॉन्सेप्ट हो उसको और क्लियर करने के लिए कंसेप्चुअल रिसर्च की जाती है। फिर है एम्पेरिकल रिसर्च। इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट साइंटिफिक। एम्पेरिकल रिसर्च में जो आता है वो पूरा प्रोसीजर आता है, मतलब रिसर्च का, आप स्टेप 1 से स्टेप लास्ट तक आपने पूरा क्या प्रोसीजर फॉलो करा, कहाँ से सैंपल लिए, क्या क्या आपने एक्सपेरिमेंट करे, वो सब आता है एम्पेरिकल रिसर्च में। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है रिसर्चर का, मतलब एक रिसर्चर जो है वो खुद से अपनी पूरी रिसर्च करता है, और ये मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च कही जाएगी एम्पेरिकल रिसर्च, क्योंकि इसमें सारी टेक्निक्स और सब कुछ लॉजिकल यूज़ होगा और सिस्टमिक तरीके से यूज़ होगा। इट रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वेशन अलोन, ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर द सिस्टम और थ्योरी। अब थ्योरी में क्या लिखा गया है, पहले की थ्योरम्स क्या दी गई हैं या पहले के प्रिंसिपल्स क्या दिए गए हैं, अगर वो सही हैं तो ही उसके ऊपर, मतलब अगर वो सही है तो उसको सही बताया जाएगा विद कन्विंसिंग एविडेंस। जैसे लेक्चर नंबर 2 में हमने जब ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए किसी भी थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, वही एम्पेरिकल रिसर्च में आता है। अगर आपकी एम्पेरिकल रिसर्च आप कर रहे हैं, मतलब आप अपने सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, तो आप जो सिस्टम चल रहा है या फिर जो थ्योरी पहले दी गई है उसकी तरफ से, उसको लेकर आप बिल्कुल भी बायस नहीं होंगे। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये थ्योरी गलत भी हो सकती है या फिर ये थ्योरी सही भी हो सकती है। It is data-based research and based on scientific observation, and it is original and precise. It comes up with conclusions which are capable of being verified by an observation or experiment, so it can be called as experimental type of research. अब इसमें क्या है, अगर आपने अपनी रिसर्च करी, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट यूज़ करा आपने और आपकी रिसर्च हो चुकी है, तो अगर आप किसी और को अपनी रिसर्च बताएंगे और उसको बताएंगे कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव करा है, और मतलब सामने वाला भी वो एक्सपेरिमेंट करके उसको देख सकता है, तो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और सामने वाला भी वो चीज़ अगर एक्सपेरिमेंट करके उसको यूज़ करके उसी थ्योरम पर आता है या फिर उसी कंक्लूजन पर आता है जिस पर आपकी रिसर्च आई थी, तो इसका मतलब आपका रिसर्च का तरीका सही था, और वो एक वेरीफाइड तरीका है कि इसको जो भी कोई यूज़ करेगा इसका कंक्लूजन यही आना है। तो इसके लिए इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च। In such research, the researcher must first provide himself with a working hypothesis or go as to the probable result. अब हाइपोथेसिस के बारे में आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। फिलहाल बस आपके लिए इतना ही है कि एम्पेरिकल रिसर्च एक साइंटिफिक तरीका है रिसर्च करने का, जिसमें पूरा सिस्टम जो आप है पूरा सिस्टमैटिकली आप अपनी रिसर्च करेंगे। इसमें आपके एक्सपेरिमेंट्स भी आएंगे, ऑब्जर्वेशंस भी आएंगी, और वेरीफाइड जो होगा, कंक्लूजन जो होगा वो वेरीफाइड होगा, जिसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है आपके सिस्टम या फिर आपके तरीके को फॉलो करके। इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च। अब आगे जो अदर रिसर्चेज हैं उनको नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।